क्या हमारा सिस्टम एक बेगुनाह की जिंदगी छीन सकता है? क्या सिर्फ आरोप लग जाना ही किसी की सजा तय कर देता है? कानपुर से आया एक फैसला पूरे न्यायिक और जांच तंत्र पर बड़े सवाल खड़े कर रहा है। वर्ष 2016 पनकी थाने में पास्को दुष्कर्म SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ। आरोपी और पीड़िता दोनों नाबालिग। किशोर न्याय बोर्ड ने आरोपी अतुल दीक्षित को दोषी मानते हुए 2 साल बाल सुधार गृह भेज दिया। उसने पूरी सजा भी काट ली, लेकिन 10 साल बाद कहानी ने ऐसा मोड़ लिया जिसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया। कानपुर की विशेष पास्को अदालत ने सभी साक्ष्यों की पड़ताल के बाद अतुल दीक्षित को सभी आरोपों से बाइज्जत बरी कर दिया। अदालत ने पाया कि अभियोजन पक्ष आरोप साबित करने में पूरी तरह विफल रहा। कथित वीडियो और कॉल डिटेल्स का कोई फोरेंसिक प्रमाण, गवाहों के बयानों में गंभीर विरोधाभास, FIR में देरी का संतोषजनक कारण नहीं और पीड़िता की उम्र से जुड़े पुख्ता दस्तावेज भी नहीं किए जा सके। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर सबूत इतने कमजोर थे तो 2 साल की सजा किस आधार पर हुई? अगर युवक निर्दोष था तो उसके जीवन के 2 साल कौन लौटाएगा? उसकी बदनामी, मानसिक पीड़ा और बर्बाद हुआ भविष्य, उसकी भरपाई कौन करेगा? यह फैसला सिर्फ एक आरोपी के बरी होने की कहानी नहीं, बल्कि जांच की गुणवत्ता, अभियोजन की तैयारी और न्याय प्रक्रिया पर गंभीर सवाल भी खड़े करता है। क्या इस मामले में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी या फिर एक बेगुनाह की जिंदगी बर्बाद होने के बाद भी सिस्टम खामोश रहेगा? फिलहाल कानपुर की इस अदालत का फैसला एक बार फिर यह याद दिलाता है कि न्याय केवल सजा देना नहीं, बल्कि सही व्यक्ति को सही समय पर न्याय दिलाना भी है। इस मामले में आपने जीत हासिल है, कौन सा मामला था, क्या? नमस्कार भाई साहब, मैं एडवोकेट प्रशांत, कानपुर बार एसोसिएशन से। मामला अतुल दीक्षित हमारा अभियुक्त था। इस मामले में 2016 में उसके खिलाफ FIR हुई थी 376, 323, 504, 506 SC/ST और पॉक्सो की धाराओं में। उसके बाद कुछ महीने बाद उसमें FIR लिख पाई जब घटना हुई, जो कि एक फर्जी घटना थी। उसके बाद उसमें FIR लिखी, फिर उसका ट्रायल शुरू हुआ। शुरुआती दौर में उसको, वो भी जुवेनाइल था, तो उसको 2 साल की सजा हुई। वो रिमांड होम में गया। फिर वहां से जब उसको बेल मिल गई, फिर उसका ट्रायल आगे चलने लगा। तो फिर अभी आखिरी के दौर में जब ट्रायल, उसका पीड़िता का ट्रायल जब होने वाला था, तब मुकदमा मेरे पास आया। फिर उसमें मैं वकील नियुक्त हुआ। तो फिर पीड़िता का और IO का और डॉक्टर का, इन लोगों के जो भी बयान थे, जो भी क्रॉस और चीफ था इसमें, वो मैंने किया। उस दौरान हमें ये क्लियर आभास हो गया था कि ये पूरी तरीके से पूरा मुकदमा फर्जी बनाया गया है। लड़ाई, आपस की, मोहल्ले की लड़ाई झगड़े को इन लोगों ने अपनी बेटी को आगे करके हमारे क्लाइंट के ऊपर फर्जी मुकदमा लिखवा दिया, सिर्फ पैसे वसूलने के लिए, जो कि आजकल चलता हुआ आ रहा है। हालांकि इसको इस तरह के जजमेंट से जो एक्विटल हुआ है, इन सब चीजों से, इसमें इन चीजों को थोड़ी सी रोकथाम होगी। जिस तरीके से ये चीजें आगे बढ़ रही हैं, थोड़ा सा मुझे लगता है ऐसा कि चीजें रुकेंगी। फिर माननीय न्यायालय ने इस पूरे प्रकरण को, जो हमारा ट्रायल हुआ, उसमें ऐसे उनको बिंदु मिले, ऐसे पॉइंट्स मिले, जिससे कि हमारे अभियुक्त को, उन्हें बाइज्जत बरी करना आसान लगा, तो उन्होंने उसको बाइज्जत बरी कर दिया। ज्यादातर मामलों में देखा गया है, पॉक्सो जैसे जो मामले होते हैं, SC/ST वाले मामले होते हैं, ज्यादातर सजाई मिलती है। तो कौन से ऐसे बिंदु रहे जिसमें कि आपको सफलता मिली? हाँ, देखिए, ज्यादातर मामलों में एविडेंस जुटा पाना इस तरह के मैटर्स में बड़ा कठिन हो जाता है, क्योंकि कानून इसमें ये कहता है कि अगर कोई रेप हुआ है
या कोई भी महिला के साथ घटना हुई है तो वो उसको कंक्लूसिव प्रूफ शैल प्रिज्यूम मान के ही चलता है कि अगर घटना हुई है तो सामने वाले को प्रूफ करना है कि तुमने ये घटना नहीं करी है, वरना कोर्ट तो ये एज्यूम प्रिजम्पशन लेके ही चलता है कि हमने मान लिया आपने घटना करी है। इसलिए इस तरह के मुकदमों को बचाना हमें अभियुक्त को बड़ा भारी पड़ता है। लेकिन हमारे मुकदमे में कई सारे ऐसे फैक्ट थे, जैसे मेडिकल रिपोर्ट जो आई उसमें कहीं पुष्टि नहीं हुई कि बलात्कार हुआ है। ठीक, उसके बाद जो आईओ थे उन्होंने वो भी पीड़िता को कहीं पे भी मौका मुआयना पे नहीं ले गए, वो भी दूसरों लोगों को लेके गए, वहां पे उनकी माताजी को ले गए, किसी को ले गए, वहां पे उन्होंने जानकारी दी कि हाँ भाई यहाँ ये एक्चुअल घटना, जबकि वो पॉसिबल नहीं है। भाई पीड़िता ही बता सकती है कि एक्चुअल इंसिडेंट कहाँ हुआ है, जगह कहाँ है, लोकेशन कहाँ है क्राइम की। ये पूरा घटनाक्रम कहाँ किस थाने के अंतर्गत था? ये पूरा घटनाक्रम पणजी थाने के अंतर्गत का था। ज्यादातर मामलों में देखा गया है कि जब ये घटनाएं होती हैं तो अगर अभियुक्त इसका अभ्यास कर रहा हो तो क्या उसके अभी मान लीजिए बयान आ गया है, जजमेंट वो बरी हो गया है, तो क्या उसका ये एक तरीके से हनन नहीं है कि अब वो मान लीजिए कोई नौकरी करना चाहे या कुछ करना चाहे, उसका जीवन बर्बाद नहीं हो गया? आपको क्या लगता है? नहीं, जब कोई भी अभियुक्त कोई किसी भी मुकदमे में जब मुकदमा छूट जाता है, आदमी बाइज्जत बरी हो जाता है, तो उस मुकदमे की डिटेल थाने में, एनसीआरबी में और सरकार के जो भी विभाग हैं वहां तक डिटेल पहुंचा दी जाती है, या जिन जगह नहीं पहुंचती है तो वहां हम लोग डिटेल प्रस्तुत कर देते हैं, जिस वजह से उसके ऊपर लगे जितने भी एलिगेशंस हैं वो सारे हटा दिए जाते हैं और उसका जो कैरेक्टर है वो पूरा न्यूट्रल हो जाएगा। जब आगे चल के अगर भविष्य में उसे कभी भी पुलिस वेरिफिकेशन कराना होगा तो वो एकदम नीट एंड क्लीन होगा उसका। आपका जो ये था कैंडिडेट, ये कितने साल जेल में रहा मुकदमे हो जाने के बाद? ये 2 साल जेल में रहा है जब जुवेनाइल था, चूंकि जब इसके ऊपर भी जो आरोप लगा जिस समय लगा था, इसकी भी उम्र 18 साल से कम की थी, तो ये जुवेनाइल था, तो ये भी रिमांड होम में करीब 2 साल रहा है। आपको ये केस कब ट्रांसफर हुआ? मेरे पास ये केस अभी 2 साल पहले, 2.5 साल पहले आया है। तो आपका ये पहला केस है? हाँ, ये सेशन ट्रायल का मेरा पहला केस है। तो किस तरह से आपने मेहनत करी जब आपके पास ये आया? पहले कोई पूर्व में कोई अधिवक्ता देख रहा होगा? हाँ, मेरे मित्र हैं ऋषि वर्धन, उन्होंने मेरी बहुत मदद करी। मेरे मित्र हैं नरेश, उन्होंने मेरी बहुत मदद करी। इन लोगों ने मेरी बहुत मदद करी और बाकी मैंने ही बहुत मदद करी, लेकिन इससे ऊपर सब बाबा का आशीर्वाद है जिन्होंने सब कुछ हम लोगों को यहाँ तक पहुंचाया। कैसा लग रहा है आपने सफलता पहले बहुत सफलता हासिल की, और क्या कुछ कहेंगे हमारे दर्शकों को कि इस तरह के मामले अगर कोई होते हैं तो क्या कुछ कहेंगे कि किस तरह से? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सफलता हासिल करके, और मुझे खुशी इस बात की सबसे ज्यादा हो रही है कि आज अतुल सुकून से सो रहा है। वो उसकी पूरी फैमिली सेटिस्फाइड है, वो पूरी फैमिली उनकी वहां आई हुई थी कोर्ट में, मुझे अच्छे से याद है, और वो सब लोग बहुत ही ज्यादा रो रहे थे, मतलब सबकी आंखों में आंसू थे इस बात के कि पता नहीं कहीं सजा ना हो जाए। लेकिन बस फिर जो सच है उसकी जीत हुई। और इस तरह के मामले अगर किसी के साथ घटना घटित होती है तो मेरा मानना यह है कि आप डे 1 से ही एविडेंस जुटाना शुरू कर दीजिए, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, क्योंकि उसी से ही आप अपनी सच्चाई साबित कर पाएंगे। और कोई तरीका नहीं है बचने का। इस तरह के मामलों में बड़ा मुश्किल हो जाता है अपने आप को सही साबित करना। एक छोटा सा सवाल वकील साहब और है, ज्यादातर SC/ST के मामलों में देखा गया सरकार द्वारा अनुदान मिलता है मुकदमा कराने वाले जी। तो अभी मान लीजिए वो केस हार चुकी है जी, तो क्या जो अनुदान सरकार से मिलता है वो वापस करना पड़ेगा? हाँ, अब जो सरकार से अनुदान इन लोगों को मिला हुआ है वो अब इनको सरकार को पैसे वापस करने पड़ेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।